Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Arcanine Dear All, chapter number 14. very important. मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 8 मार्क्स का चैप्टर है भाई। जी हाँ, छोड़ मत दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार लगभग 8 मार्क्स तक के लिए आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। जो स्टूडेंट इन्होंने कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर को समझने के लिए आपको आने चाहिए। इसलिए कोशिश करूंगा, कुछ तो मैं बताऊंगा सेक्शन के अंदर, और जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड कर रहा है, मतलब चैप्टर 9 से कर रहा है, 10 किया, 11, 12, 13, उसके लिए बहुत इजी होने वाला है। आइए सीखते हैं क्या है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जब हम बात करें ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिट एविडेंस। देखिए, ऑडिटर का पर्पस क्या ऑडिट करने का, कि भाई फाइनली वो ये देखे, चेक करके कि कंपनी क्या कंप्लायंसेस कर रहा है, और कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए चाहिए होते हैं ऑडिट एविडेंस। क्या कह रहा हूं, ऑडिट कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए चाहिए ऑडिट एविडेंस। और एविडेंस जो है यहां पर वो कैसा है, रिलायबल है, रिलेवेंट है, हाँ, या हम बोलेंगे सफिशिएंट है। तो इन सब के लिए ऑडिटर को ना ऑडिट एविडेंस तक पहुंचने के लिए कहा जाए एक ऑडिट प्लान, और उसे फिर ऑडिट परफॉर्म करनी होगी। पर्पस क्या है कि वो ऑब्टेन कर सके ऑडिट एविडेंस। सर नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब समझाएंगे। देखो, वापस सुनो। जितनी क्लैरिटी होगी ना टॉपिक में, उतना यहां हेल्प मिलेगा और ट्रेनिंग में मिलेगा। समझो, ट्रेनिंग में भी तो तुमको यही करना जाके। समझो आप क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, ध्यान सुनना, हम कह रहे हैं आपसे कि भाई ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट प्लान करेगा और परफॉर्म करेगा। दो बातें सुनना पर फटाफट से। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा। उसका पर्पस क्या है प्लान और करने का, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एविडेंसेस के बेसिस पर ही ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा। क्या सा, मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बोलो, मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या डिसाइड होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर एकदम। अब मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड तो देखो समझा चुका हूं पहले भी। क्या हो सकता है कि कंपनी अगर नॉन कंप्लायंसेस मिल रहे हैं तो मॉडिफाइड ओपिनियन, कंप्लायंसेस हैं सो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नाउ द पॉइंट इज दैट, जब हम बोले ऑडिट प्रोसेस, ये ऑडिट प्रोसेस का ही मतलब यहां पर ये है, समझना। ऑडिट प्रोसेस का मतलब ही क्या है, ऑडिट प्रोसेस का मतलब क्या है कि पहले आपकी ऑडिट के लिए आपको प्लान बनाना होगा ऑडिटर को, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो प्लान जो एग्जीक्यूट करेगा फाइनली वो पहुंचेगा कहां पर, रिपोर्टिंग एस्पेक्ट पे। तो इतना समझेगा, ऑडिट प्रोसेस अपने आप में खतरनाक, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछता है, तो हम अच्छे से सीखते हैं, अभी याद कर लेते हैं। आओ देखो, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं कहता हूं कि पर्पस क्या है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का मतलब यहां पर यह है कि उन्हीं के बेसिस पर ऑडिटर डिसाइड कर पाएगा कि भाई क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिएगा ट्रांजैक्शन की ऑडिट करते वक्त उसको लगता है कि हाईली रिस्की है, मतलब मेटलिटी ज्यादा है, तो मेटलिटी के केसेस में उसे ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा चाहिए होंगे, और फिर उन ऑडिट एविडेंसेस को हम डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करेंगे, मतलब कंफर्म करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऑडिटर प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। क्या कह रहे हैं, ऑडिटर प्लान एंड क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। किस लिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। टू क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट he will draw his opinion whether modified or unmodified. So पहला स्टेप क्लियर है, प्लान करना, परफॉर्म करना, किस लिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट he will draw his opinion. Further, sufficiency is the measure of the quantity of the audit evidence. क्या कह रहा है, क्वांटिटी का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि कोई बंडल कह रहा हूं खाकर। क्वांटिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस को जब बोलते हैं दिस एविडेंस इज सफिशिएंट किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसका ओरिजिन क्या था,
उसकी किसके पास वो डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है, क्या थर्ड पार्टी के पास भी है. सो डिपेंड्स ऑन कि क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क इन्वॉल्व. जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा भाई उतना ध्यान देना पड़ेगा. ऑलराइट. Now, as the risk increases, the amount of evidence that auditors should obtain also increases. So, जितना risk ज़्यादा होगा, उतना ही evidence भी बढ़ेगा. However, the quality of evidence increases, the need for additional corroborating evidence decreases. और अब जैसे क्वालिटी कैसे पता लगेगी? सपोज किसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिन, मान लीजिएगा कोई रेगुलेटर है, जैसे एज्यूम करते हैं, मैंने सबको बताया कि मान लीजिएगा आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. अब इसका आपको पता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस के कहते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑफ चार्जेस का. तो इसका ओरिजिन आपने देखा कि भाई आरओसी ने इसका रजिस्ट्रेशन किया, तो ओरिजिन का डॉक्यूमेंट का आरओसी के पास, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंफर्म कि ये एक बेटर एविडेंस के फॉर्म में है. क्लियर. नाउ increase the quantum of poor quality of evidence cannot compensate for requirement of sufficiency of evidence. Alright, चलिए. Now, appropriateness is the measure of quality of audit evidence. That is its relevance and reliability. भैया एविडेंस भी तो देखो रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए, तभी तो सही तरह से वो अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा. अब बात बहुत सिंपल सा समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर, चिंता मत करो, बहुत कुछ सीखना भी. तो प्रोसेस के अंदर बात कर, प्रोसेस में फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड एग्जीक्यूटिंग एंड थर्ड इज रिपोर्टिंग. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसे बन के आ सकता है क्वेश्चन. देखो जैसे audit planning for effective audit, a timely, well thought out and well executed planning effort is essential. Comment. अब क्या क्या एस्पेक्ट इसमें कवर करेंगे, आइए देखते हैं. Auditor should obtain and update his understanding of company, its activities, operation and control environment in the company. क्या क्या चीजें, पहले सबसे पहले देखिए प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द कंपनी. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का टाइप क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, ये सारा एस्पेक्ट्स, सारा डिटेल एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहिए. सो फर्स्ट, फॉर मेकिंग अ गुड ऑडिट प्लान, द ऑडिटर मस्ट हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी की एक्टिविटीज. बोलो मेरे साथ में, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. ही मस्ट बी नो अबाउट द कंपनीज एक्टिविटीज, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है आपको. यूजुअली जैसे हम कहेंगे ना, जिसके अंदर प्रॉपर्ली लाइक कंपनी के बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी करती है, कंपनी की लीडरशिप स्टाइल कैसे है, लीडरशिप स्टाइल बोल रहे हैं, ठीक है. या हम ये कह सकते हैं एक बार कि कंपनी में ऑथराइजेशन प्रोसेस किस तरह का रहता है. सो कंट्रोल एनवायरनमेंट इन द कंपनी. द ऑडिट प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्शंस. क्या क्या करना होगा, आइए याद करेंगे अभी के अभी. अंडरस्टैंडिंग कंपनी, बहुत सिंपल सी बात है. एस्टैब्लिशिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी, ये इंपॉर्टेंट है. और जो कह रहा हूं, जो बच्चा लगातार क्लास अटेंड कर रहा है उसको सब समझ में आ रहा है. मेटेरियलिटी कैसे पता लगेगी, वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. सबसे पहले तो हम वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर नेचर किस तरह का है, ठीक है. फिर हम एक कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं. किस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उससे कोई फ्रॉड होने के चांसेस है, या अनलॉफुल एक्टिविटी होने के चांसेस है, कोई नॉन कंप्लायंसेस अराइज हो रही है, इंटेंशनल है क्या, सब चीजें देखा जाएगा. असेसमेंट ऑफ रिस्क, प्रिपरेशन ऑफ. अब एक रिस्क का कैसे मतलब है यहाँ पर, रिस्क का मतलब खास तौर से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब हम ऑडिट करते हैं तो रिस्क का मतलब किस चीज से होता है कि भाई अगर वो नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी इंपोज हो सकता है, फाइन लग सकता है, क्या ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हो सकता है, ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे. असेसमेंट ऑफ रिस्क. अच्छा, फिर ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्या है, ऑडिटर यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर मान लीजिएगा वो ट्रांजैक्शन को एविडेंस अगर उसको नहीं मिलता है और वो ऑडिट नहीं करता है तो उससे कितना रिस्क इन्वॉल्व है. जैसे कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हर एक चीज को ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता है. बात समझ में आ रहा है. इसके केसेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किन किन केसेस में वो सैंपलिंग करेगा, किसके अंदर वो सब्सटेंटिव चेक करेगा, डिटेल चेक करेगा. क्लियर. सो असेसमेंट ऑफ रिस्क, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल ऑडिट प्रोग्राम. सो प्लानिंग फेज के अंदर क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे मेरे साथ बोलेगा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, एस्टैब्लिशिंग
किस चीज को एस्टैब्लिश करेगा? ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस बोलो भाई, देखकर बोल लो, चाहे बोलो, याद करो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फिर डिटरमाइनिंग द मेटलिटी, मेटलिटी जैसे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हो सकता है, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन हो सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉड कर लीड ना कर रहा हो, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर असेसमेंट ऑफ द रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब यहाँ पे प्योरली इस बात से है कि कहीं ना कहीं जो ऑडिट कंडक्ट की जा रही है उसमें कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट ना जाए, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, एंड फाइनली ऑडिट प्रोग्राम। याद रहेगा, ये हमारा काम हो गया ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे। फिर आएंगे हम इवैल्यूएशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्लान के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? एग्जीक्यूशन। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट, द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑडिट एग्जीक्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्लान एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट टीम। क्योंकि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? प्लान तो ले लिया है, ये तो आपने बना लिया कि आपकी ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, मेटलिटी डिसाइड कर लिया आपने, ऑडिट प्लान रेडी कर लिया, ऑडिट प्रोग्राम रेडी कर लिया, बट अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसका पूरा डिपेंड किस पे करता है? एग्जीक्यूशन कितना इफेक्टिव प्लान है और आपकी टीम कितनी इफेक्टिव है, किसकी? ऑडिटर की। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें क्या क्या होगा? क्या था? सैम्पलिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन और आइटम्स, सैम्पलिंग ऑफ और टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, वेरियस ट्रांजेक्शंस जैसे बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी के मिनट्स हैं, नोटिस हैं, एजेंडा हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, या कोई जुडिशियल ऐसे कोई ऑर्डर्स हैं या फिर रेगुलेटर ऑर्डर्स हैं, सब देखा जाएगा। सैम्पलिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कोई पर्टिकुलर मर्जर है, एक्विजिशन है, या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शंस लिए कंपनी के अंदर थ्रू आउट द ईयर, कॉर्पोरेट एक्शंस लिए थ्रू आउट द ईयर, वो ऑब्जर्व किए जाएंगे। परफॉर्मिंग कंट्रोल्स एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। अब टेस्टिंग प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे एसेंस से भी ये समझना कि जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसे वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, सॉरी। परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटेंटिव टेस्ट कब रिक्वायर्ड हो सकता है? देखिए यहाँ अगर कोई उसको लगता है कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे थॉरोली एग्जामिन करना जरूरी है, तो सब्सटेंटिव टेस्ट किया जाएगा। परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रिपोर्ट। मैनेजमेंट डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रिपोर्ट मतलब फाइनली ना यहाँ पर क्या होगा, जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो ऑडिटर विल प्रिपेयर प्रेजेंट सच रिपोर्ट बिफोर द मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट का डिस्कस किया जाएगा, फिर वो मैनेजमेंट के जो भी आंसर्स हो गए ना उन ऑब्जर्वेशंस में रिमार्क देगा ऑडिटर। याद रहेगा, सिंपल बात है। ये एग्जीक्यूशन स्टेज आया। अब ध्यान सुनना एक बात, ऑडिट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दो एक साथ बन के भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने क्लासेस लगातार जो मैं दे रहा हूं दिनों, चैप्टर वो चाहे 9 हो, वो चैप्टर हमारा 10 हो, खास तौर से चैप्टर 12 एंड 13, तो वो फटाफट समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं। अब जैसे किसी पर्टिकुलर सैम्पलिंग नहीं समझ में आ रहा है और सैम्पलिंग में क्लास अभी लेटेस्ट हुआ है तो डिटेल में नहीं बोलना है, बट इतना कह सकता हूँ सैम्पलिंग का मतलब ही क्या होता है। बेसिकली यू टेक द डेटा का मतलब यहाँ पे किस सेंस से कह रहा हूं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, तो ऑर्डर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को पीछे जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, सैंपल सेलेक्ट करता है। एज्यूम करो एक बार कंपनी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर होते हैं ना, बता रहे हैं जो मोर देन 50,000 शेयर होल्डर्स हैं और थ्रू आउट द ईयर उन्होंने शेयर ट्रांसफर है ना किए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो सबको तो गो थ्रू नहीं करेगा, तो क्या देखेगा कि भाई कितने ग्रीवेंसेस आए थे, कितने ग्रीवेंसेस रेड्रेस हुए हैं, क्या शेयर सर्टिफिकेट टाइमली इशू हुए हैं, ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करेगा। सो यहाँ पे सैंपलिंग का मतलब है पर्टिकुलर सैंपल, मतलब डेटा कलेक्ट करना। अब ये सब चीजें सैंपलिंग वाला डिस्कस किया हुआ है, इसलिए क्लास मिस मत करो कोई सा भी। नाउ अब रिपोर्टिंग का अपने आप एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स के लिए, सो बी अवेयर। देखिए रिपोर्टिंग फ्रेज, द ऑडिटर कवर्स इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट्स, ड्राइविंग कंक्लूजन, फॉर्मिंग ऑफ ऑप्शन एंड प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्टिंग में 4 बातें होंगी। पहला इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, इवैल्यूएशन कौन सा रिजल्ट, ऑडिट रिजल्ट। तो पहला यहाँ पे रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, भाई मैं एग्जीक्यूशन किया ऑडिट का और उसके बाद मेरे सामने जो रिजल्ट आ रहा है मैं उसका बोल रहा हूँ, मैं रिजल्ट को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा क्या, ऑडिट रिजल्ट। बोलो भाई, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट्स। फिर ड्राइविंग कंक्लूजन, फार्मिंग ओपिनियन, अब ओपिनियन ड्रॉ करेगा एंड प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। इसमें क्या स्टेप्स ले जाएंगे, बड़े सिंपल से भी, आइए याद करते हैं अभी। अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट एंड इट्स ऑपरेशंस,
ठीक है, अभी थोरोली आएगा, रिपोर्ट के अंदर बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या क्या स्पष्ट देंगे कि भैया हम क्या बताएंगे उसमें, अंडरस्टैंडिंग मतलब रिपोर्ट के अंदर कि भैया ऑडिट है क्या, क्या एक्टिविटी करता है ऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द डिफरेंट लॉज रूल्स रेगुलेशंस, ओवरव्यू एंड असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल इवेंट्स एंड रिस्क एरियाज। रिपोर्ट के अंदर ये भी कंसिडर लिखा जाएगा, और जब रिपोर्टिंग प्रिपेयर की जाएगी क्या, ओवरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म प्लस कोई भी स्पेसिफिक कोई इवेंट है तो वो, और रिस्क एरियाज। रिस्क असेसमेंट कंसीडरिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट कैसे किया होगा, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, भाई लगातार क्लास दे रहा हूं, अगर देख रहे हो तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ये अपना पे डिटेल टॉपिक्स हैं। अब इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है, अगर एक सिंपल जनरल वर्ड में बोलूं आपको, सोच के देखो, हमने भी जो सत्यम का स्कैम डिस्कस किया था, सत्यम के स्कैम के अंदर क्या था, उसका वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, बात पकड़ में आ रहा है ना। तो भाई जब वीक अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो फिर आप कैसे रिस्क एसेस कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिस्क असेसमेंट कंसीडरिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, deciding the audit approach considering the reliance on the internal control and procedure to be adopted for audit। अब सेक्रेटरी ऑडिटर इस बात को ध्यान देगा, आप समझो कि सेक्रेटरी ऑडिटर क्या देखेगा कि कितना भरोसा किया जा सकता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर। यहाँ पर जब बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब, रिलायंस का मतलब क्या है यहाँ पर, भरोसे से, ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर ऑडिट। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, designing the detailed audit procedure for various transactions and events and materiality, value and nature. Further, perform audit procedures, and I hope procedure clear होगा, after conclusion based on the audit evidence forming an opinion. Now again I'm telling you, एक बार वापस इस शीट को देखेंगे, और किसी को लगता है कि सर थोड़ा थोड़ा भारी भारी हो रहा है, इतना सारा देखना कुछ नहीं है यार, देखो फिर समझो, हमें याद करना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। ये सारी टर्म ना मेरा बच्चा सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये सारी टर्म टेक्निकल टर्म जो आपको लग रहे हैं वर्ड्स मैंने डिटेल में बात किया हुआ है चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बोल नहीं सकता, मैं ऑलरेडी क्लास बनाया हुआ है इनके ऊपर, उनके लिए कह रहा हूँ जो नया बच्चा लोग परेशान हो रहा होगा, ये कोई नालायक पढ़ ही नहीं रहा है, क्लास देख रहा है और बता रहा है मेरे को बार बार यस सर डन सर डन। अरे भाई डन तो जब तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं वापस से, 3 स्टेजेस, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, बोलो ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट एंड इट्स ऑपरेशंस, ठीक है सर। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स applicable of different laws ना rules regulations। फिर कहता है overview and assessment of what, assessment of internal control mechanism plus material events and risk areas। फिर कहता है risk assessment क्या कर रहा है, considering the existing internal control mechanism। इसके साथ क्या देखेंगे, considering the reliance on the internal control system of the company। फिर क्योंकि भाई उसी के बेसिस पे, अब ये पॉइंट जो 5th है मैंने कहा जैसा, अब जो क्लास अभी हमने लेटेस्ट इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिट पे किया, इंटरनल ऑडिट पे, वो बात पकड़ में आ रहा होगा कि इवैल्यूएशन जब करता है ऑडिटर, किसको, इंटरनल ऑडिटर को, कैसे इवैल्यूएट करता है कि भैया कि उस पर कितना भरोसा किया सकता है। ऑलराइट, आइडेंटिफिकेशन ऑडिट एविडेंस, डिटेल प्रोसीजर। ऑलराइट, चलिए अब किसी को लगता हो फिर भी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई नीचे एक बार इन शॉर्ट में देख रखा है प्रोसीजर, ऐसे ही देख लो, पर रीड जरूर करके जाना। ये मेरे सजेशन तो यह है कि पहले इनको अच्छे से समझो, ठीक है, और फिर इस पे आओ। चलिए प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। अब सबसे पहले देखो एक बात समझो, ऑडिट का हमला एकदम जाके नहीं कर देना है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। क्या क्या जनरल चीजें प्रिपेयर करनी होगी, सेम बातें हैं लगभग, ध्यान से। जैसे और क्वेश्चन भी ऐसा बनता है, देखो, इन द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी has been obtained and in-house work is performed by the audit team for preparation of audit manual and before the execution of the audit. The illustrated list of activities covered under the preliminary preparation of, देखो सबसे पहले कहता है outline the company's activity, financial circumstances, और क्या कह रहा है, cross reference to more detailed information if appropriate मतलब अगर नेसेसिटी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या करेगा, कंपनी की एक्टिविटी क्या है, प्लस यहाँ पर उसका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द कंपनी ऑल्सो ना एक इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये रेगुलेटरी लिखा हुआ है, ये रेगुलेटरी है रखना फ्रेमवर्क, और ऑडिटेड एंड क्रॉस रेफरेंस टू अ समरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटिगेशन लेजिस्लेशंस,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशंस। कहता है आप ऑडिट के लिए क्या देखेंगे साथ साथ कि कौन भाई इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन से लॉज में आती है, फिर उन लॉज के साथ में हम क्रॉस रेफरेंस में कैसे चेक करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी लॉज में। प्राइमरी लॉज क्या होते हैं, जैसे अगर हम देखें कंपनीज एक्ट क्या हो गया प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी रूल्स मेकिंग पावर किसके पास में है, मिनिस्ट्रीज के पास। तो यहां कह सकते हैं एक्ट जो होगा वो होगा प्राइमरी, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपने सुना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, चल जा यार, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होगा सेकेंडरी, तो उसको चेक करेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स इवेंट्स एंड चेंजेस ऑलराइट हैव टेकन प्लेस और मे टेक प्लेस likely to affect on the company operations and environment। significant कह रहा है significant facts and events, जिसका impact किस पे हो सकता है कंपनी पर, plus scope of audit and authority under which it is conducted and type of audit form of authority in which it is conducted। जी हाँ आपने सुना होगा कई बार ऑर्डर होती है, कोर्ट ऑर्डर करवाती है, कभी एनसीएलटी ऑर्डर करवाता है, कभी गवर्नमेंट ऑर्डर करवाता है स्पेशल ऑडिट, याद आ रहा है अथॉरिटी यहाँ बोल रहे हैं, क्या हो सकता है ऑडिट करवा रहा है, कंपनी करवा रहा है। फिर टाइप ऑफ ऑडिट कह रहा है यहाँ पर, सोर्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंशियल टारगेट्स एंड ब्रीफ असेसमेंट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, प्लानिंग मेटेलिटी कॉस्ट, रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंटेशन सेटिंग आउट द रीजंस एंड बेस्ड ऑन व्हिच इट वाज कैलकुलेटेड, मेटेलिटी कैसे डिसाइड किया, समरी एंड स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड मेजर प्रॉब्लम्स likely to be met and other items in financial statements which likely to require specific attention। सर कैसे याद करूंगा मैं, ये करूंगी, देखो ना, सुनो आओ सुनो, तुम्हें यहाँ पर ये हाईलाइट क्यों किया हुआ है ताकि तुम्हारा फोकस इन पॉइंट्स पे रहे, कंपनी की एक्टिविटीज, फाइनेंस सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सर ये आगे कॉस्ट रेफरेंस लिखना है, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, लिखोगे तो अच्छा है, नहीं तो कॉस्ट रेफरेंस क्योंकि हमें पता लगाना चाहिए ना, प्राइमरी सेकेंडरी लॉस के रेफरेंसेस में दिखेंगे। फिर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स चेंजेस which have taken place or may take place and effect on the company's operation। जैसे एक्विजिशन कंपनी में हो गया तो उसका कंट्रोल आएगा तो कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देन स्कोप ऑफ ऑडिट, an authority in which it is conducted, type of audit, form of opinion, source of funding, financial targets, planning मेटेलिटी, इन वर्ड्स पे हाईलाइट करना है, इसलिए कह रहा हूं ताकि कीवर्ड्स मिल जाए। फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड मेजर प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स। फिर असेसमेंट ऑफ जनरल कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल्स एंड दे आर टू बी रिलाइड ऑन, ओवरव्यू ऑफ द ऑडिट अप्रोच टू अडॉप्टेड, डिग्री ऑफ कंप्लायंस, ऑडिट प्रपोजल फॉर डीलिंग विद द मल्टी लोकेशंस, नेचर एक्सटेंट ऑफ टू बी यूज्ड ऑफ द अदर, ऑफ कोर्स अगर इंटरनल ऑडिटर वर्क कर रहा है तो उसके वर्क पर आप कितना भरोसा कर सकते हो, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ मेड टू द वर्क और टू बी कैरिड आउट बाय द अदर इंटरनल ऑडिटर और अदर ऑडिटर्स, समरी एंड की टीम ऑफ द मेंबर्स एंड टोटल प्लान ऑफ डेज, ये ऑडिटर का कितना लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, कितने घंटे की ऑडिट के लिए वर्क असाइन करेंगे आप उसको, रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटी, लाइजन विद द ऑडिटी एंड एंटिटी। अब यहाँ एटलीस्ट इतने सारे प्रिलिमिनरी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं तो एटलीस्ट यू मस्ट मेमोराइज 7 to 8 पॉइंट्स। बट अगेन आई एम टेलिंग यू की पर ध्यान दीजिएगा, बस कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं दौड़ना है, ठीक है। नाउ फर्दर क्वेश्चनरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए किसी भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चनरी रेडी करेंगे। सो ऑडिटर अपनी बेसिकली अपनी टीम से एक क्वेश्चनरी रेडी करवाता है और उस क्वेश्चनरी के बेसिस पर हम ऑडिटर का टीम एग्जैक्टली ऑब्जर्व करता है कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस लेवल पर है। देखो इसकी एक लाइन बड़ी सी बोली इन्होंने, कहता है क्वेश्चनरी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल। मेनली क्या ऑब्जर्व करना है उससे, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके का है। पॉइंट नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, सो इट्स कंसर्न विद द इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चनरी इज कंसर्न विद द इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी के स्टाफ्स के साथ में पूछे जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में विजिट करके पूछ जाते हैं और यूजुअली इनका आंसर यस और नो में रखा जाता है, ठीक है। एक अलग से डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी रेडी किया जाता है, बट यूजुअली आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्वेश्चनरीज होता है इसे कंपनी के एम्प्लॉयज और कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको फिलअप करके दे, तो वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जैसे सपोज कीजिएगा, एग्जांपल समझेगा, क्या कंपनी थ्रू आउट द ईयर CSR एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करती है, यस हाँ,
ये नहीं करती है नो। तो ये एक बहुत आपको इमीडिएटली आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ पाते हैं कंपनी का, ठीक है। नाउ इसका पर्पस क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्या कह रहा है? क्वेश्चनरी का मन पर पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ में, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3 कहता है ओवरसाइट एंड ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसेस लेस लाइकली टू ऑकर विद दिस मेथड। कहता है कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि देखो समझो, यहाँ पे कह रहे हैं ना ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसेसर इज लेस लाइकली टू ऑकर विद दिस मेथड। मतलब अगर कोई वीकनेसेस हैं सो इट्स आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं इन इंटरनल कंट्रोल। सो कह रहे हैं ओमिशन एंड देखो ना ओवरसाइट एंड ओमिशंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसेसर is less likely to occur. Point number 3 याद हुआ? देखो point number 4. The questionnaire is the form also provide an ordinary means disclosing of the control defects. Clear है? इसका पर्पस क्या है? To basically to disclosing of control defects. फिर आता है point number 5. General practice to review the internal control system annually and record a review the detail. ठीक है? फिर now point number 6, generally questions are to so framed that yes answer denotes satisfactory and no answer of course यहाँ पे बोलेंगे no answer तो क्या होगा ultimately weaknesses. Now in respect of questions not relevant to the business, not applicable, the questionnaire is annually issued to the client and the client is requested to get it filled up by the concerned executives and employees. Point number 8. So simply just focus on these points. सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं आप। अरे भाई सब डिस्कस किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 14 है, फ्री फोकट का चैप्टर है। फ्री फोकट का मतलब जो सीरीज में क्लासेस करा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, क्लियर एकदम। अब क्वेश्चनरी आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं यार। चलो सो इन पॉइंट्स पे हाईलाइट करना है जो इनको भैया याद करना है एक बार, ठीक है। कोई डाउट होगा जरूर पूछना। नाउ इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज आइए चलिए देखिए समझते हैं। इंटरैक्शन थ्रू इंटरव्यूज 3 स्टेप्स हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑडिट टीम, एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन। 3 स्टेप्स याद रखिएगा इसमें, ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन, जिसमें 2 तो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से? ओरिएंटेशन एंड कंफर्मेशन। आइए सीखते फटाफट से। देखो बात करेगा ओरिएंटेशन का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर किया जाएगा, जिसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे कहीं ना कहीं एक लर्निंग प्रोसेस रहता है ऑडिट टीम के लिए। देखो आओ ध्यान से देखो, ओरिएंटेशन इज नॉर्मली पार्ट ऑफ ऑडिट टीम लर्निंग प्रोसेस। During the planning phase, it aims at exploring and giving an overview of specific areas or functions. जैसे तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोगों का क्या हुआ था, फाउंडेशन पास किए थे या ईईटी पास किए थे, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में जाने से पहले क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें आपको बताया गया था। आपको याद आ रहा है कुछ आईसीएसआई के बारे में, सीएस के बारे में, ठीक है। ऐसे ही भाई क्या होता है ओरिएंटेशन के अंदर, ये जो ऑडिट टीम होता है इसको बताया जाता है कि भैया क्या क्या स्पेसिफिक एरियाज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं जो इनको कंसीडर करने होंगे। नाउ जैसे by asking for a presentation of activities, explanation to of the formal and informal network, interpretation of documents like reports, instruction, budgets, etc. The objective could to be identify the possible audit subject or to find out about other available sources of information such as key persons और documentation. तो मेन फोकस इस पे क्या रहता है, की पर्सन्स कौन कौन से हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ये ओरिएंटेशन के अंदर। तो ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, किसके लिए, ऑडिट टीम के लिए, जो बेसिकली ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन कंसर्न क्या रहेगा, की पर्सन्स एंड डॉक्यूमेंटेशन तरफ। एग्जामिनेशन एट अ मोर स्पेसिफिक इशू विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग न्यू इंफॉर्मेशन often to be used as audit evidence. In some cases, such information has not been previously recorded at all, but is embodied in the interview through the personal experiences, particular reference, opinion, etc. In other cases, knowledge can be retrieved, for example, by interpretation of internal documents, reports, and records. So, examination का main purpose क्या है कि जहां पर भी establish क्या हो रही हो, new information, because information आपके लिए क्या बनेगा later on, audit evidence.
फिर वहीं अगर देखें कंफर्मेशन अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती है समझना। जैसे कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाया हुआ है, जब हम लोग आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑडिट एविडेंसेस आपको रिसीव हो रहे हैं, इसको थर्ड पार्टी से कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करता है ऑडिटर, और यूजली करता है, ताकि जैसे मैंने कहा आपको मान लीजिएगा कोई लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था तो बैंक से कंफर्म करेगा। यहाँ कंफर्मेशन में हम किस सेंस में कह रहे हैं, कंफर्मेशन बाय डेफिनेशन इज टाइपिकली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन गैदर्ड, जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स को ऑलरेडी मिला हुआ है, अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। सो in this context, information can also be gathered and confirmed simultaneously. Not least in the planning phase, it is important to have basic conditions and facts explicitly confirmed by stakeholders. लोन लिया है बैंक से कंफर्म कर लो। फिर लोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, फंड जो लिया गया फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये देख लो। किसी काम के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया है, बोलो ठीक है, अप्रूवल के फाइल के आरओसी को बुलाना किया हुआ है, वो चेक करो। Now, however, in execution phase, there might be some also we need to confirm the facts and findings if data is incorrectly understood. Quality of whole audit may suffer and a lot of work may be when. Now, auditor can use such interview more to obtain the qualitative and quantitative information. The aim in the planning phase is to develop a comprehensive and correct understanding of the audited activity or auditee business in order to facilitate the identification of significant audit issues. There is therefore a need to get orientation as well as a confirmation. An interview can very well be justified for by a combination of these purposes. So orientation होना प्लस कंफर्मेशन होना, ये कह रहे हैं 2 स्टेप। इट इज नॉट नेसेसरी कि तीनों स्टेप्स फॉलो किए जाए, मतलब ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन, बट इट इज ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन एंड कंफर्मेशन दोनों साथ आएगा ही आएगा। बात क्लियर हो रहा है? चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये एग्जाम के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बिल्कुल पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोसीजर प्रोग्राम, सॉरी ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। आओ पहले तो ये समझते हैं, देखो फटाफट से रीड करते हैं इसको। Most of time audit is conducted by team instead of just an individual. Depends on size of the organization, depends on size of organization. अगर ऑडिट वर्क बहुत बड़ा नहीं है, ऑफ कोर्स छोटी कंपनी है, तो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, बट यूजुअली देखा जाता है कि जो ऑडिट की जा रही है कंपनीज की, उसमें टीम की नेसेसिटी होती है, और जब टीम की नेसेसिटी होती है तो इसके लिए एक प्रॉपर आपको ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। ऑडिट प्रोग्राम में सिंपली अगर देखा जाए तो ये लिखा होता है कि भाई कौन ऑडिट टीम के मेंबर कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि क्लियर पिक्चर सामने रहे कि कौन सा मेंबर, मतलब टीम का मेंबर, ऑडिट टीम का मेंबर कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है और उनके टास्क में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही हो। बात पकड़ मारा है कि पता लगा ऑडिट कर रहे हैं और सबके सब सेम इश्यू की ही ऑडिट के पीछे, इंफॉर्मेशन के पीछे लगे हुए हैं। सो ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली एक देखा जाए तो एक गाइडलाइंस देता है किसको, ऑडिट टीम को, कि उसे कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। सो if a small business there is not much to be done, then it might be possible to conduct the whole engagement easily by individual, but usually amount of work, time and constraint, other factors require the audit engagement to be conducted by more than one person. Order to properly assign work to each individual, what is required to be done by whom, there must be some kind of instruction set by the work profile, otherwise more than one member might be auditing the same area, or other case some areas may be left completely unaudited. सो इसलिए जरूरी है कि कंपनी के पास वो ऑडिटर के पास में एक ऑडिट प्रोग्राम होना ना। ऑडिट प्रोग्राम भी पॉइंट्स हैं, याद रखना है हमको, एग्जाम में आएगा भाई 5-6 मार्क्स तक के लिए आता है क्वेश्चन। कहता है ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय द टीम मेंबर। इट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय टीम मेंबर। तो पहला कहेंगे इट्स अ लिस्ट ऑफ, लिस्ट किस चीज की है, लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, अ लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट बाय the team member. दूसरा, the main purpose of audit program is that every material area has been audited appropriately. तो उसका मेन पर्पस क्या है, ताकि कोई भी पार्ट अनऑडिटेड नहीं रह जाए, इसलिए कहता है material area has been audited properly and sufficient appropriate audit evidence have been obtained in respect of every important area of audit. याद रहेगा, पहला हमने क्या बोला, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहां दिए जा रहे हैं
ऑडिट टीम को, जो बेसिकली क्या देखा जाएगा यहाँ पर, लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ईच मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। दूसरा यहाँ पे क्या करेगा, फोकस किस पे रहेगा इसका, मटेरियल एरियाज मस्ट बी ऑडिटेड। थर्ड, ऑडिट प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ ऑडिट प्लान। आप कैसे बनाएंगे अपने ऑडिट प्लान के अकॉर्डिंग, क्या रहेगा आपका ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिटर हु इज साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स वही रेडी करते हैं यूजुअली। Point number 4, audit program may be laid down in advance for the whole year of some aspects of the audit, which the auditor expected to be audited after regular intervals of the time or when needed. मतलब पूरा साल का ही रेडी करना होगा ना, ये थोड़ा ना साइमल्टेनियस होता रहेगा, लेकिन हाँ अगर नेसेसिटी जनरेट होगा तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर टू बी फॉलोड फॉर अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। एंड लास्टली अगर देखें, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम applicable for all situations. So audit program is documented in audit working paper, which are official record that contains the planning and execution of the audit agreement. Point number 6, just simply memorize these points, see these 6 points, and then मस्ट रीड डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में, ऑडिट प्लान में और ऑडिट प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ ये फटाफट देखते हैं, देखो ऑडिट प्लान लेज डाउन द ऑडिट स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड। प्लान का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड। ध्यान सुनना, प्लान का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, such as identifying the areas where a special audit consideration, special audit consideration and skills may necessary। जैसे मान लीजिएगा बिल्डिंग, कोई बिल्डर है या रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, और अब आपको उसका ऑडिट करना है, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए कहा भी था आपको कि उसमें आपको पता लगेगा कि भाई बिल्डिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या एविएशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इसमें आपको उसका एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। तो ये कब पता लगेगा, जब आप प्लान कर रहे होगा ऑडिट। ऑडिट प्लान का मतलब ही क्या है, समझो, स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। और वहां देखेंगे कहीं किस पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है या किसी एक्सपर्ट का आपको जरूरत है, वो प्लानिंग फेज पे आप चेक करेंगे, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रोग्राम का, प्रोग्राम क्या है, आउटलाइन ऑफ हाउ द ऑडिट इज टू बी डन, हु इज टू डू व्हाट वर्क एंड विद इन व्हाट टाइम। हर किसी काम पर्सन का, टीम मेंबर का, ऑडिट टीम मेंबर का टास्क फिक्स कर लिया जाता है थ्रू द ऑडिट प्रोग्राम कि किस काम को किस मेंबर को या किस टीम मेंबर को कब तक करना है। प्लान में देखें, प्लान शुड बी मेड कवर द फॉलोइंग अमंग थिंग्स। जैसे प्लान में क्या काम करेंगे, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। इसमें प्लानिंग में क्या है कि प्लानिंग में काम क्या हो रहा है, एक्वायर करना, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ में, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल। Establishing the expected degree of reliance to be placed on internal control। ये भी देखा जाएगा, सेकेंडरी ऑडिटर देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है 7-8 साल तक सत्यम की तरह स्कैम करता रह जाए और पता भी नहीं लगे, तो ये देखा जाएगा। Determining the nature, timing and extent of the audit procedure to be performed and coordinating the work to be done। वहीं अगर हम प्रोग्राम की तरफ ध्यान दें, कहता है जी क्या क्या इसमें हम एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस, असर्टेनिंग द एक्यूरेसी कैसे समझो, हर एक टीम मेंबर जो ऑडिट का टीम मेंबर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जा रहा है उसका टेस्ट कर रहे हैं ना, तो वेदर दिस इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और नॉट, रिलायबल और नॉट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर रहे हैं आप उसको, डेटर से वेरीफाई हो सकता है, वेंडर से हो सकता है, थर्ड पार्टी के अंदर बैंक हो सकता है। स्क्रूटनी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब यहां पर जैसे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, जैसे ज्यूम करो कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, अब वो एग्जीक्यूट करना है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या बन गया आपके लिए, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब एक और सपोज करो कि पर्टिकुलर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है एज ऑडिट एविडेंस, तो उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते हो, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट की है वो भी क्या बन जाएगी फिर ऑडिट एविडेंस। तो कह रहे हैं इन सर्टेन केसेस स्क्रूटनी करनी होगी आपको, क्या स्क्रूटनी, व्हाट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चेकिंग ऑफ overall disclosure and presentation of the all items in audit completion and preparation submission of audit report। So final step क्या गया हमारा, preparation and submission of audit report। differences बता दूं, again I'm telling you my dear all very very important, छोड़ के जाना नहीं है भूल के भी। now
अगेन ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें जबरदस्त। अब मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन निकाले जो आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। सर मैं अब यही पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ के ऐसे जाएंगी नहीं आप, ना जाएंगे आप, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा थोड़ली, ठीक है। ये चैप्टर में अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, उनके लिए तो बहुत पानी की तरह क्लियर होगा, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ यार। चलिए अब देखिए, अगर आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल लॉज देखें तो ये एक बात बड़ी साफ है कि हम इंडिया के अंदर भाई कई सारे लॉज हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं जो हर एक एंटिटी को उसके यू नो व्हाट उसे फॉलो करना जरूरी है। जैसे एवरी मोड ऑफ बिजनेस नीड टू बी टुडे ओबे various law rules regulation other depending on the manner of doing business and activities, area of doing business, geographical location कैसी उसकी क्या बिजनेस एक्टिविटी करी है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, कैसा कैसा बिजनेस कर रहा है, वो सब एस्पेक्ट्स कवर की जाती हैं। सो अब इसके लिए कहता है sometimes this may include law from the multiple countries and sometimes this law have conflicting requirements of each other, conflicting requirement of each other। जैसे जनरली अगर हम लोग अगर देखें कंपनीज अगर डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो किसी में मान लीजिएगा पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कभी कहीं डबल टैक्सेशन का इशू अराइज होता है, सारे फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। सो अगर सिंपल सीधी पॉइंट पर आ जाऊं तो यहाँ पे कहेंगे फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ द कंपनी शुड हैव, अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान रखना, बस पहले एक बार हाईलाइट करो उस पर सिर्फ डॉक्यूमेंटेड, फिर इस पे हाईलाइट करो पब्लिश, एक बार हाईलाइट करने सिखा रहे हैं, हाईलाइट करने के बाद एक्सचेंज, शेयर, प्लेस, इंटर रिपोर्ट, ठीक है, एंड कंडक्ट कंप्लायंस असेसमेंट। इतना करने के बाद अगर तुमने ये हाईलाइट किया है और मेरी बात अब तुम्हें समझ में आ गई तो समझना तुम अब भी याद कर गए। पहला कह रहा है कंप्लायंसेस के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास आपकी जो भी आप पे लॉज अप्लाई होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेड का मतलब डॉक्यूमेंटेड इन्वेंटरी ऑफ एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पहला कह रहा है, क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंटेड इन्वेंटरी ऑफ एवरी एप्लीकेबल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सबसे पहले आपके पास लिखा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए कि आपकी कंपनी पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? इसके लिए थोड़ी आप ऑब्जर्व करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट साथ कंसल्ट करेंगे, मैनेजमेंट साथ कंसल्ट करेंगे, आप ये चेक करेंगे, आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे कि आप पर कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, डॉक्यूमेंटेड इन्वेंटरी ऑफ एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर कहता है पब्लिश कीजिएगा। पब्लिश का मतलब सबको पता तो होना चाहिए हमारे कंपनी के अंदर। तो कहता है पब्लिश इट्स कंप्लायंस पॉलिसी एंड सपोर्टेड बाय द स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। क्या कह रहा है, पब्लिश कीजिएगा क्या, कंप्लायंस पॉलिसी। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था इस बुक का, जिसने पढ़ा है उसको अच्छे समझ में आएगी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो ये पढ़ा था, मेरे को नहीं पढ़ा मैंने पहला वाला, तो तुम्हारा गलती नहीं है, गलती मेरा है कि मैं तुमको चैप्टर देना भूल गया। हाँ अरे भाई कौन पढ़ेगा उसको, ना पूरा पढ़ना जरूरी है। सो ये बात क्लियर है, और बार बार इसलिए कहना पड़ता है जो वो लोग बच्चा देख ही नहीं रहे तो भाई तुम्हारा मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता, मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ जो लोग कंसिस्टेंट पढ़ रहा है उनको सिखाएंगे अच्छे से। हाँ सुनो वापस से। सो कह रहा है क्या सर, पहले डॉक्यूमेंटेड इन्वेंट्री होगा, फिर दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, पब्लिश करना है क्या, कंप्लायंस पॉलिसी, ताकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होना चाहिए। फिर कहता है एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या करना है, ईमेल्स। अब भाई सबको अवेयर करना है ना, फाइनेंशियल हेड्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनी के स्टाफ्स को। सो कहता है एक्सचेंज ईमेल्स विद द लीगल एंड कंप्लायंस टीम, फंक्शनल हेड्स, कंप्लायंस ऑफिसर, अंदर इंफॉर्मेशन अदर विद इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एंड स्किल्स। कि हर एक फंक्शनल हेड का क्या क्या रूल बनता है, कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शनल हेड को क्या क्या रिपोर्टिंग करना है, कंप्लायंसेस क्या करने हैं, उसका ड्यूटी क्या बनता है। तो पहला मैंने कहा डॉक्यूमेंटेड, दूसरा मैंने आपसे कहा पब्लिश, तीसरा कहा एक्सचेंज, चौथा था शेयर रिलेटेड टू एजेंडास, मिनट्स, नोट्स ऑफ मीटिंग, दोस पीपल हु आर रिलेटेड द मैटर्स, उनके साथ शेयर करना। एजेंडा है, सब बोर्ड मीटिंग का एजेंडा है, वो आपको कंपनी के चेयरमैन को साथ में और कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपस में डिस्कस करेंगे, फर्दर बोर्ड के मेंबर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो ये शेयरिंग। फिर आता है प्लेस इंटरनल रिपोर्ट considering the applicable compliance obligation, ideally with the evidence of the management is actively engaged in assessing the extent of to which compliance is needed and aware of the risk of non-compliances. So यहाँ पर कह रहा है कि place internal reports, internal reporting ऐसी aspects है जहाँ से ये पता लगता है कि कहाँ पर compliances हो रहा है, कहाँ पर non-compliance हो रहा है। So एक management को awareness देता है। And lastly they should have compliance assessment। अब ये जरूरी है, टाइमली असेसमेंट हो, कंप्लायंसेस का रिव्यू किया जाए एंड ऑडिट रिपोर्टिंग हो। सो कहता है कंडक्ट कंप्लायंस असेसमेंट, रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट, नोटिंग द कंटेंट, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस। ऑलराइट,
ये भी लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आओ आगे देखते हैं। Now, further, legal compliance for a holding company, subsidiary, joint venture with diverse operations. Compliance requirement will vary from operation to operation based on the nature of the operation and the location of the different operations. Also based on the applicable legal requirements, instruments, applicable sections of the relevant laws preferred in those legal instruments. Now, कहता है the diverse operation and diverse geographical locations may create a complexity in compliance. Dealing with the amendment in laws in another concern for fulfilling the compliance requirements. Of course, अब amendment changes है, आपको हमेशा updated रहना होगा, ठीक है? Which requires that the company should keep up to date information on the compliance requirement with an information of the changes in the laws and regulation. And further, legal team का काम क्या रहेगा? Team of the company should continuously communicate effect of changes of company, its holding, joint venture and other geographical and where the company operates. फिर इधर साथ साथ MCA, RBI, SEBI जो भी मास्टर सर्कुलर डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, ऐसे में उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। कहता है क्या, विच हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द एंड फिगर आउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। कई बार होता है कि यू नो व्हाट, यही जज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे शुरू में जब यू नो व्हाट सब्सटेंशियल एक्यूजेशन ऑफ टेक ओवर कोड आया था, सब्सटेंशियल एक्यूजेशन ऑफ टेक ओवर कोड आया था ना, तो शुरू के तो 1-2 साल तक यही दिमाग में है ना प्रॉब्लम चल रहा था, समझ में नहीं आता कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से है। सो बाद में यू नो सेबी ने नोटिफिकेशन इशू करके क्लैरिफिकेशन देना स्टार्ट किया। आपने कई बार पढ़ा होगा एमसी क्लैरिफिकेशन का मतलब कोई पर्टिकुलर यू नो प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी क्लियर नहीं होती है, तो फिर वहां उसको हेल्प करता है कि कौन किन इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, सो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे से रेडी रखना है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस दोनों में, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रिपोर्टिंग का भी क्वेश्चन थोड़ा प्रोबेबल है, ठीक है। चलिए, अब कोई क्लास मिस मत करो, लगातार कह रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक सच में बहुत इजी है आज का। अब मुझे क्यों थोड़ा अटपटा लगता है कि कोई नया बच्चा सडन क्लास देखता है ना, या पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको दिक्कत आएगा। तो क्लासेस कंटिन्यू अटेंड कीजिएगा, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू लीजिएगा, कोई टेस्ट सीरीज मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास सेलिब्रेट दिएगा। गुड बाय, टेक केयर।